नमस्कार साथियों, जीएस लाइव चैनल में मैं कृष्णकांत आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, हम एक नया सेक्शन स्टार्ट कर रहे हैं सीटेट का। इसमें हम सीटेट के पीवाईक्यू करेंगे। इस पीवाईक्यू में जो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस होंगे हम उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है। जो सीटेट का पेपर होता है वो 5 सेक्शनों में होता है। सबके 30-30 क्वेश्चन होते हैं। जो 5 क्वेश्चन सेक्शन होता है इसमें चाइल्ड डेवलपमेंट का पहला सेक्शन होता है, दूसरा होता है मैथ का, तीसरा सेक्शन होता है ईवीएस का, चौथा होता है हिंदी का, पांचवा होता है इंग्लिश या संस्कृत का जो आप लेते हैं। हर में 30-30 क्वेश्चन होते हैं और उन सभी 30 क्वेश्चन में जो ईवीएस के 30 क्वेश्चन है हम उसको आज सॉल्व करेंगे। हम जितने भी सेक्शंस करेंगे ये सारे हम ऐसे हर सेक्शन के फॉर्म में करते जाएंगे और सबका जो भी फैक्ट होगा उन सारे फैक्ट को हम पढ़ते जाएंगे। ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये जितने भी क्वेश्चंस हैं, जितने भी फैक्ट हैं ईवीएस के खासकर, ये लिए जाते हैं एनसीईआरटी से। और एनसीईआरटी के जो भी चैप्टर हैं वहीं से ये सारे ईवीएस के क्वेश्चंस बनते हैं। तो उन सारे चैप्टरों से लगभग सारे फैक्ट पूछे जाते हैं और बार बार उसी के हर पेपर में वहीं से रिलेटेड कहीं ना कहीं से जोड़ करके क्वेश्चंस बनते हैं। इसलिए आप फैक्ट को बहुत अच्छे से ध्यान दीजिए और अपने पेपर को पढ़िए। आपको फैक्ट को अच्छे से पढ़ना है और क्वेश्चंस को करते जाना है। ठीक है। आज चलिए स्टार्ट करते हैं। जो पहला सेक्शन स्टार्ट करेंगे ईवीएस का स्टार्ट करेंगे। ठीक है। इसका जो पहला क्वेश्चन है, हाँ कभी कभी ईवीएस में क्वेश्चंस दे दिया जाता है मैथ या रीजनिंग का, इस पर घबराने वाली बात नहीं है। तो इसका पहला क्वेश्चन क्या है, त्रिवेंद्रम और गांधीनगर के बीच की दूरी है जो 2268 किलोमीटर है। ये त्रिवेंद्रम मान लो, ये है गांधीनगर, इनके बीच की दूरी कह रहा है 2268 किलोमीटर है। और घंटे बता रहा है कि 42 घंटे में दूरी कोई रेलगाड़ी इस घर तय कर लेती है। तो इसमें चाल बता रहा है और बताना किसमें, मीटर प्रति सेकंड में। तो चाल बराबर हमको अच्छे से पता है क्या होता है, दूरी बटे समय। ठीक है, दूरी बटे समय होता है। दूरी कितना है 2268 और समय कितना है 42। इसको सॉल्व करेंगे, 2 से काटिए, 2 2 2 अंजर 2 अंजर 2 3 और 2 4, ये 2 2 2 4 2 1 2। फिर अगर इसको हम और काटते हैं तो क्या बनेगा, 3 से काटिए, 3 सते 21, फिर 3 त्रिका 9, 3 सते 21, 3 8 24, 7 से काटिए, 7 बचे 35, 7 चौक 28, लगभग 54। ये 54 किस में आया, किलोमीटर प्रति सेकंड में आया, किलोमीटर प्रति घंटा में आता है। तो ये 54 है, लेकिन पूछा किस में है, मीटर प्रति सेकंड में। तो मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 54 को हमको 5/18 से भाग दे देना है। ठीक है, ये आ जाएगा मीटर प्रति सेकंड में 18/5 से, सॉरी 18/5 से हमको इसमें गुणा कर देना तो आ जाएगा मीटर प्रति सेकंड में। ठीक है। तो लेकिन इसका आंसर गलत दिया हुआ है, इसका जो सही आंसर होगा वो ये होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन कहता है कोई छात्र ए पर है और बी पर पहुंचना चाहता है। मान लीजिए कोई छात्र है ए जो ए पर है और किस पे पहुंचना चाहता है, बी पर। उसके पहले वह ओ पर जाता है, इसके पहले कहता है ओ पर जाता है जो ए के ठीक उत्तर में 120 मीटर की दूरी पर है। इसको हम ऐसे सॉल्व करते हैं कि यहाँ पे हम ए को मान लेते हैं, इसके ठीक उत्तर में ये दूरी है, यहाँ पे 120 मीटर की दूरी पर कौन है, ओ है। ठीक है। और फिर वह ओ से बी ठीक पश्चिम में 50 मीटर की दूरी, यहाँ से ठीक पश्चिम में बी है जिसकी दूरी कितनी है, 50 मीटर की दूरी है। ठीक है। ए से बी के बीच की दूरी और बी के सापेक्ष ए की दिशा। ठीक है। तो बी के सापेक्ष ए की दिशा, पहले दिशा देख लें। तो अगर ए है और बी है, बी और ए, बी के सापेक्ष ए की जो दिशा होगी वो दक्षिण पूर्व होगी। क्या होगी, दक्षिण पूर्व होगी। हम पहले ऑप्शन को मिला लेंगे, इसमें दक्षिण पूर्व कितने दिए हैं, दक्षिण पूर्व ये दिया, हमको दूरी निकालना है। ठीक है। दूरी निकालने के लिए क्या करेंगे, ये दूरी दी हुई थी, यहाँ पे कोई बी था, ए से 120 दिया था और ये 50 दिया था। तो पाइथागोरस प्रमेय से इसको सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगी 130 मीटर। ठीक है, 130 मीटर आंसर होगा। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कि इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर बराबर होगा इसके स्क्वायर के।
तो 120 का स्क्वायर प्लस 50 का स्क्वायर अगर करेंगे तो किसके बराबर होगा, तो जो आंसर आएगा अगर इस दोनों को सॉल्व करेंगे तो आएगा 130। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये कहता है कि सलाद के विषय में आप क्या जानते हैं। तो सलाद जो है भालू जैसे दिखते हैं और दिन के लगभग 22 घंटे वृक्ष की शाखा पर उल्टे सिर लटका कर सोते हैं। कैसे सोते हैं, उल्टे सिर लटका कर सोते हैं। ठीक है, सलाद चिंपैंजी वनमानुष जैसे दिखते हैं और दिन के लगभग 17 घंटे वृक्ष की शाखा पर उल्टे लटक कर सोते हैं। तो 22 घंटे तो नहीं सो सकता है कोई भी जानवर, कितना भी आलसी होगा वो 24 घंटे में 22 घंटे तो नहीं सो सकता है, इसलिए ये गलत होगा। सलाद क्या है, भालू जैसे तो दिखते हैं लेकिन ये 22 घंटे नहीं सो सकते हैं। चिंपैंजी जैसे दिखते नहीं हैं, इसलिए ये भी ऑप्शन गलत हुआ। सलाद चिंपैंजी जैसे दिखते नहीं है, गलत हो गया। फिर सलाद भालू जैसे दिखते हैं 17 घंटे वृक्ष की शाखा पर उल्टे से लटका कर सोते हैं। ये ऑप्शन आपका सही हुआ। आपको करना ऐसे है, जो भी सारे क्वेश्चन होंगे आपको उसमें देखना कि आपको किसकी जानकारी आपको पता और वो उसके लिए गलत है। जैसे इसमें वनमानुष नहीं होता तो वनमानुष को हमने काट दिया। बच्चे भालू जैसे हमने देखा कि उसमें 22 घंटे सोता है, लेकिन 22 घंटे कोई भी जानवर नहीं सो सकता है, तो वो भी ऑप्शन गलत हुआ। तो बच्चा क्या, 17 घंटे। अगर आप नहीं पढ़ते थोड़ा सा भी आप कॉमन सेंस लगाते हैं तो इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। अगर नहीं जानकारी है फिर भी और आपको पता है तो आप अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है, हम ये ले आए हैं आपके लिए सलाद। ये आप देखिए इसको कैसे, ये क्या करता है, ये कैसे दिख रहा है, भालू जैसे दिख रहा है और उल्टे ही वृक्ष पर लटका हुआ है और ऐसे ही ये सोता है। इसकी एक खासियत जानते हैं क्या है, ये सुबह से लेकर शाम तक एक डाल से दूसरे डाल पर पहुंचने में टाइम लगा देता है। अगर एक डाल से इस डाल से उसको इस डाल पे जाना होगा, इस डाल से किसी और डाल पे जाना होगा, तो ये सुबह से शाम लगा देगा। ये इतना ही आलसी होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, जब किसी एक कपड़े पर दूध को उड़ेलते हैं तो मलाई उस पर ही रह जाती है। तो पृथक्करण की यह प्रक्रिया है। मान लीजिए कोई एक कपड़ा है, कपड़ा ऐसे होता है, इस पर दूध अड़ोला जाएगा तो इस पर मलाई रुक जाएगी और नीचे दूध आएगा। मतलब ये क्या प्रक्रिया कर रहे हैं, हम छानने की प्रक्रिया कर रहे हैं। किसकी कर रहे हैं, छानने की। और छानने को क्या बोलते हैं, निस्यंदन बोलते हैं। हाँ, थोड़ा भाषा को लेकर के आप सचेत रहेंगे तो आपको ईवीएस में या इवन सीटेट के किसी भी पेपर में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप थोड़ा सा देखिए, अगर आपको निस्यंदन न समझ में आता है तो यहाँ पे देख लीजिए फिल्ट्रेशन। क्या है, फिल्ट्रेशन, तो आपको पता हो जाएगा फिल्ट्रेशन क्या होता है, फिल्टर करने का काम करेगा। तो फिल्टर मतलब निस्यंदन होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। अगर इसके ऑप्शन को आप देखेंगे तो चलन होता नहीं है। चलन क्या होता है, उष्मा का आदान प्रदान होता है। उष्मा एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होती है लेकिन अपने स्थान को बिना छोड़े हुए, तो उसे क्या बोलते हैं, चालन। और साधन विस्तारण हो नहीं सकता है तो हुआ क्या, निस्यंदन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये है, कक्षा 5 की पाठ्य पुस्तक में दिए गए गोलकोंडा के किले के मानचित्र में 1 सेंटीमीटर जमीन पर 110 मीटर की दूरी को दर्शाया गया है। क्या दर्शाया गया है, 1 सेंटीमीटर की जमीन पर 110 मीटर की दूरी। ठीक है, हमारा जो क्लास 6 का एक क्लास 5 का या क्लास 6 का एक चैप्टर है, क्लास 5 का ही समझ लीजिए, कि भूगोल और हमारे परिवेश, उसमें आप देखोगे कि कार्टोग्राफी के मानचित्र के बारे में बड़े अच्छे से बताया गया है एनसीईआरटी का। तो वहीं से ये क्वेश्चंस लिया गया है कि गोलकुंडा के लिए 1 सेंटीमीटर को किसमें दर्शाया गया है, 110 मीटर की दूरी को दर्शाया था। इस मानचित्र में फतेह दरवाजे से जमाली दरवाजे की दूरी क्या बता रहा है, 10.7 मीटर है। तो जमीन पर क्या होगा, 10.7 है, तो 10.7 को हम गुणा कर देंगे 110 मीटर से, तो क्या आ जाएगा, 110 मीटर से करेंगे तो 1177 ये आ जाएगा। ठीक है, लेकिन हमको निकालना किस में है, मीटर में, किलोमीटर में। तो किलोमीटर में अगर ऑप्शन दे रखा है तो इसको 3 यूनिट लगा देंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1.177 किलोमीटर। ठीक है, आपको ऐसे करना। अगर कोई भी क्वेश्चन दिया रहेगा तो जो दिया रहता है उसके सापेक्ष में उससे हम गुणा कर देते हैं। ठीक है, अगर वही उसके सापेक्ष में, मतलब जैसे कि अगर ये वहाँ पे मानचित्र की दूरी को न पूछ करके जमीन की दूरी को दे देता तो हम उसमें क्या कर देते, उतने ही सेंटीमीटर से भाग दे देते। ठीक है,
आपको दोनों तरफ से याद रखना है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है। 3 राज्यों का वह समूह जिनके किसी किनारे पर बंगाल की खाड़ी है, वो कौन से राज्य होंगे? तो वो राज्य होंगे, कौन से राज्य होंगे? तो राज्य हैं उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। ठीक है, महाराष्ट्र पश्चिमी किनारे बंगाल खाड़ी में नहीं है, महाराष्ट्र है पश्चिमी किनारे पर जहाँ पे आता है अरब सागर। ठीक है, केरल पश्चिमी किनारे पर, कर्नाटक, केरल पश्चिमी किनारे, बचा कौन? अरुणाचल। हम इसको ऐसे देखते हैं, ये है भारत। ठीक है, ये भारत आप लोग देख रहे हैं। तो उसमें क्या है कि ये देखिए, ये है बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल है। तो बे ऑफ बंगाल में आप देख रहे हैं ये उड़ीसा है, ठीक है, ये आंध्र प्रदेश है और ये तमिलनाडु है। तो ये है बे ऑफ बंगाल, तो इसके ये राज्य हो गए। और ये है महाराष्ट्र, ये है कर्नाटक और ये है केरल, ये है पश्चिमी किनारे पे, ये है अरब सागर। ठीक है, इसको आपको थोड़ा सा भी मैप को अगर आपको याद है तो आप कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए आप मध्य प्रदेश में हैं। क्या कहता है कि मान लीजिए आप मध्य प्रदेश में हैं, इस राज्य के सापेक्ष किस दिशा में हमारे देश के सर्वाधिक घने जंगल हैं? तो हम देख लीजिए, ये आप मध्य प्रदेश में हैं, यहाँ पे हम लोगों ने मैप देखा, ये है मध्य प्रदेश, तो ये है मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश में कहाँ पे हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा जंगल पाए जाते हैं? सबसे ज़्यादा वर्षा जहाँ पे होगी, सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ होती है? मेघालय के मासिनराम में। कितना होता है? लगभग 1400 सेंटीमीटर के करीब आसपास, या इससे ज़्यादा 2000 सेंटीमीटर तक की वर्षा मेघालय के मासिनराम में होती है। तो सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ होती है? मेघालय के मासिनराम में होती है। ठीक है, ये कह रहा है कि हम मध्य प्रदेश में हैं और किस दिशा में सबसे ज़्यादा वन होते हैं? तो जहाँ पर सबसे ज़्यादा वर्षा होगी वहीं पर सबसे ज़्यादा वन होगा। तो सबसे ज़्यादा वन कहाँ होगा? यहाँ पे होगा। तो यह मध्य प्रदेश के किस दिशा में है? यह है उत्तर पूर्वी दिशा में। ठीक है, तो इसमें ऑप्शंस कौन कौन से दे रखे हैं? ठीक उत्तर में, ठीक उत्तर में नहीं है, उत्तर पूर्व में, हाँ उत्तर पूर्व में है। ठीक है, ये किस दिशा में है? उत्तर पूर्व में है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन ये कहता है कि माउंट एवरेस्ट की चोटी की ऊंचाई कितनी है? तो जो माउंट एवरेस्ट की चोटी की वास्तव में ऊंचाई है वो है 8849 मीटर। तो कौन सा ऑप्शन इसमें सही है? 8850 मीटर। ठीक है, ये है माउंट एवरेस्ट, ये है माउंट एवरेस्ट, और इसकी जो ऊंचाई है ये कितनी दी गई है? 8849 मीटर वास्तव में है। और जो ऑप्शन में है सबसे नज़दीक का वो 8850 इसका सही ऑप्शन होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। टूटता तारा होता है, टूटता तारा होता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है टूटता तारा होता है कोई क्या तारा? जब टूटता तारा है तो कोई तारा तो होगा नहीं, क्योंकि तारा तो टूट चुका है। ठीक है, धूमकेतु, धूमकेतु हो नहीं सकते। क्यों? धूमकेतु वे धूल के कण, बड़े बड़े कण होते हैं जो किसी ग्रह की परिक्रमा करते हैं या सूर्य की परिक्रमा करते हैं, उनको क्या बोलते हैं? धूमकेतु कहते हैं। ये एज ए ग्रह की तरीके से होते हैं, लेकिन छोटे होते हैं, बहुत छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, धूल के कण होते हैं जो किसी ग्रह की परिक्रमा करते हैं या सूर्य की परिक्रमा करते हैं। ठीक है, तो धूमकेतु हो नहीं सकता। उल्का, हाँ उल्का हो सकता है। क्यों? क्योंकि जब भी तारा टूटता है तो आप देखते होंगे कभी कभी छतों आसमान में, आप कहीं खुले आसमान में रहें तो आपको दिखाई पड़ेगा कि कोई तारा टूटता है तो ऐसे बड़ी तेज़ी से आग के साथ लपटों के रूप में ऐसे आता है। हमको दिखता नहीं, लेकिन चमक बहुत ज़्यादा तेज होती है, तो उसको कहते हैं उल्का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। खिजड़ी वृक्ष के बारे में नीचे दिए गए ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं कि खिजड़ी वृक्ष के बारे में, स्लाथ क्या होते हैं। तो आपको इन छोटी छोटी चीज़ों पे बहुत अच्छे से गौर करना है। यही छोटी छोटी चीज़ें यहाँ से पूछे जाते हैं। कोई बहुत इंटेलिजेंस के क्वेश्चंस नहीं होते हैं कि आपको बहुत ज़्यादा पढ़ना है, आपको वही एनसीईआरटी के छोटी छोटी चीज़ों पर थोड़ा सा फोकस करना है। खिजड़ी वृक्ष के बारे में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, खिजड़ी यह वृक्ष मुख्यतः रेगिस्तान क्षेत्रों में पाया जाता है। हम आपको बता दें खिजड़ी को ही अपने यहाँ समी कहते हैं। ठीक है, समी का जो पेड़ होता है वो खिजड़ी जैसा ही होता है, ये खिजड़ी होता है। इसे उगने के लिए अधिक जल की आवश्यकता नहीं होती है, ये भी सही है। राजस्थान में वर्षा की मात्रा बहुत कम होती है, इसीलिए इसे उगने के लिए जल की आवश्यकता नहीं होती। यह वृक्ष अपने तने से जल संचित करता है, गलत है, अपने तने में जल संचित नहीं करता है। इस वृक्ष की छाल का उपयोग
दवाइयों के बनाने में होता है तथा इसकी लकड़ी का कीटों का प्रभाव नहीं पड़ता है। ये सही है। इस वृक्ष की छाल का उपयोग हम दवाइयों में बनाए। और कौन से वृक्ष हैं? सिनकोना। सिनकोना का उपयोग भी हम सिनकोना वृक्ष की छालों का उपयोग भी हम दवाइयों के लिए करते हैं। ठीक है। इस वृक्ष में बहुत कम पत्तियां होती हैं, ये गलत है। इसका ऑप्शन जो सही हो जाएगा वो क्या सही हो जाएगा? ए, बी और डी। ठीक है, तो ए, बी और डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, ये है ए, बी और डी ऑप्शन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये है खिजड़ी का वृक्ष। ये देखिए खिजड़ी है, इसमें बहुत सारी पत्तियां हैं और ये राजस्थान में है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किसी छात्र द्वारा दिए गए नीचे निम्न कथन पर आपको विचार करना है। ठीक है क्या? मैं जिस क्षेत्र से आया हूँ वहाँ बारिश बहुत कम होती है। ठीक है, गर्मी बहुत पड़ती है। हमारे घर मिट्टी के बने होते हैं। घरों की दीवारें बहुत मोटी होती हैं और उन्हें मिट्टी से ही पोत कर सुंदर किया जाता है। तो घरों की छतें कटीली झाड़ियों से बनाई जाती हैं। तो ये कौन सा एरिया होगा? कह रहा है गर्मी बहुत, बारिश बहुत कम और गर्मी कम। भारत का कौन सा इलाका है? राजस्थान। राजस्थान का इलाका है जहाँ पे बारिश बहुत कम और गर्मी ज़्यादा पड़ती है। ठीक है, इसमें दिया राजस्थान। हाँ, ठीक है। लद्दाख में बारिश तो बहुत कम होती है, बारिश तो बहुत कम होती है लद्दाख में, लेकिन मौसम ठंडा होता है, गर्मी नहीं पड़ती है, मौसम ठंडा होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किसी सभा में अपना परिचय देते समय किसी छात्र के कथन पर विचार कीजिए। वो छात्र क्या कह रहा है उसके कथन पर विचार करना है कि मैं जिस जगह से आया हूँ वहाँ के अधिकतर लोग सरसों के तेल में बनी पकी मछली खाना पसंद करते हैं। तो मछली खाने कहाँ के लोग पसंद करते हैं? जहाँ पे या तो समुद्र के किनारे के लोग या ज़्यादातर पहाड़ी लोग। ठीक है, तो बात यह है कि जहाँ पे ज़्यादा पानी होगा वहाँ पे मछली भी ज़्यादा पकड़ी जाएगी। तो गोवा बीच पे भी है, गोवा समुद्र के किनारे है, किंतु देखा जाए तो कह रहा है कि सरसों के तेल में और गोवा वगैरह में जहाँ पे नारियल बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है, क्या होता है? नारियल बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है। तो अगर नारियल होता है तो सरसों के तेल में नहीं, नारियल के तेल में ज़्यादातर मछली पके हुए खाते हैं। ठीक है, वही हाल केरल का भी है, यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा नारियल होता है। लेकिन कश्मीर एक ऐसा इलाका है जहाँ पर सरसों की खेती बहुत ज़्यादा होती है और इसलिए यहाँ पे सरसों के तेल में पकी मछली खाना लोग पसंद करते हैं। आपको जो भी ये EVS के सेक्शंस हैं उसमें इस पूरे EVS के सेक्शन में जो होता है उसका भूगोल के साथ साथ राजनीतिक और सांस्कृतिक सामाजिक पहलुओं को आपको ध्यान देना होता है। तो उसका खान पान, पहनावा, ये सारी चीज़ों को आपको पढ़ना, ये सब आपको NCERT में मिल जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सही कथन को चुनना है। कथन क्या कहता है कि कोई वयस्क हाथी एक दिन में 2 कुंटल से अधिक हरे पत्ते की झाड़ियाँ खा सकता है। हाँ, कोई भी वयस्क हाथी वो 300 या 3 कुंटल से अधिक झाड़ियाँ खाता है। ठीक है, अत्यधिक भारी होने के कारण अधिकांश हाथी बहुत ज़्यादा आराम करना पसंद करते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है, हाथी का वजन पहले से ही ज़्यादा होता है इसलिए बहुत ज़्यादा आराम करना पसंद करते हैं, ये कहना गलत होगा। यहाँ तक कि 3 महीने की आयु के हाथी के बच्चे का भार सामान्यतः 200 किलोग्राम होता है। ये सही है कि अगर कोई 3 महीने का हाथी का बच्चा होता है तो उसका जो सामान्यतः भार होता है वो 200 किलोग्राम का होता है। अधिकांश हाथी औसतन दिन में 9 से 10 घंटे सोते हैं, ये भी गलत है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया? ये ऑप्शन सही हो गया। ठीक है, तीसरा ऑप्शन सही हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन। एक समूह को चुनिए जिसका प्रयोग पुनः चक्रण के पश्चात किया जाता है। क्या कह रहा है? पुनः चक्रण के पश्चात किया जाता है। चक्रण मतलब उसको दोबारा उपयोग में लाया जा सकता है। तो पॉलीथीन को दोबारा उपयोग में नहीं लाया जा सकता है। बहुत 2 प्रकार की पॉलीथीन होती है, एक पॉलीथीन को दोबारा उपयोग में लाया जा सकता है और एक पॉलीथीन को नहीं लाया जा सकता है। तो पॉलीथीन को हमारी भारत सरकार ने कब से बंद किया? 2022 जुलाई 2022 से हमारे यहाँ पॉलीथीन बैन है। ठीक है, चादरें, समाचार पत्र, प्लास्टिक बोतल और
बैटरी, तो प्लास्टिक यहाँ पे भी है। लोहे की कीलें, कांच की बोतल, स्टील मग और गत्ते का डिब्बा, इसको हम दोबारा चक्रण करके ले आ सकते हैं। लोहे की कीलों को दोबारा लोहा बनाया जा सकता है, कांच की बोतल से दोबारा कांच की बोतल बनाया जाए, स्टील का कोई मग है तो उससे दोबारा स्टील का मग बनाया जा सकता है, गत्ते का डिब्बा। ठीक है, तो मेरा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तीसरा, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन ये कहता है कि कॉलम दिया है, कॉलम फर्स्ट को कॉलम सेकंड से मिलान कराना है। छोले भटूरे, हमने आपसे क्या था, सामाजिक स्ट्रक्चर का आप ध्यान दीजिए। तो छोले भटूरे जो है वो कहाँ पाए जाएंगे? तो छोले भटूरे ज़्यादातर अपने यहाँ, अपना जो उत्तरी इलाका है, पंजाब, हरियाणा और दिल्ली, यहाँ पे बहुत ज़्यादा मात्रा में खाया जाता है। तो छोले भटूरे कहाँ का होगा? पंजाब का होगा। ठीक है, नारियल डली करी के साथ उबला टाइप, हमने आपको बताया नारियल कहाँ खाया जाएगा? जहाँ पे नारियल ज़्यादा मात्रा में होता है, तो केरल। ठीक है, सरसों के तेल में बनी पकी मछली, फिर से पूछ लिया गया, ये होता है कश्मीर। और नारियल के तेल में बनी पकी मछली, तो ये खाया जाता है गोवा वगैरह में। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन सही हो जाएगा वो ऑप्शन सही होगा 1 का ई, 2 का बी, डी का 4 और ये। ठीक है, ये ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अपनी कक्षा 4 के पर्यावरण अध्यक्ष के विद्यार्थी के रचनात्मक आकलन के लिए उपयुक्त कार्य का चुनाव कीजिए। भाई आपको जब भी ऐसे क्वेश्चंस मिले, कक्षा 4 के विद्यार्थी, कक्षा 3 के विद्यार्थी, कक्षा 2 के विद्यार्थी, आप कक्षा 4 या 3 या 2, आप उस क्लास को एक बार अपने मन में, अपने दिमाग पे आप ये समझिए कि हम कक्षा 4 के विद्यार्थी हैं, या हम कक्षा 4 में थे तो हम क्या सोचते थे। कह रहा है कि पर्यावरण अध्यक्ष के विद्यार्थी के रचनात्मक आकलन के लिए उपयुक्त कार्य का चुनाव कीजिए। उनके हम रचनात्मक, उनकी क्रिएटिविटी को हम कैसे आंकेंगे? तो कक्षा 4 का बच्चा है, तो तैरने और डूबने के पाठ पर प्रश्न उत्तर लिखना। प्रश्न उत्तर लिखता कौन है? 6 क्लास 6 के बाद के स्टैंडर्ड के जो भी होते हैं वो लिखते हैं, तो 5 के बाद के, तो ये तो होगा नहीं। अगला है डूबने और तैरने की प्रक्रिया का अवलोकन करने के लिए क्रियाकलाप करना। हाँ, ये कर सकते हैं भाई, डूबने और तैरने की जो प्रक्रिया होगी उसको देखेगा, अवलोकन करेगा, उसके लिए क्रियाकलाप कर सकता है। ठीक है, तैरने और डूबने की परिभाषा भी नहीं करता है, ये कोई परिभाषा नहीं लिखता है, इसलिए जितने भी परिभाषा होते हैं क्लास 6 से स्टार्ट होते हैं। जो वस्तुएं डूबती है और तैरती हैं उनकी सूची याद रखना, ये भी ये नहीं करता। तो करता क्या है ये करता। अगर आप छोटे बच्चे होते तो आपको क्रियाकलाप रहता, देखो कैसे कैसे कुछ चीज़ें डूब रही हैं, कैसे तैर रही हैं, तो इससे आपको एक रचनात्मक कार्य आपका होता है। तो आप क्लास 6 के बच्चे हैं तो यही ऑप्शन इसका सही होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण में कला एवं कौशल का समावेश करना चाहिए, क्योंकि वह प्रोत्साहित करता है। क्या प्रोत्साहित करेगा? अगर कला और कौशल को आप समावेश करेंगे तो क्या प्रोत्साहित करेगा? आपकी सृजनात्मकता को बढ़ाएगा। क्या बढ़ाएगा? क्रिएटिविटी को आपको बढ़ा देगा। आप कितने क्रिएटिव हैं, उस क्रिएटिविटी को ये बढ़ाने का कार्य करता है। ठीक है, सहपाठी सीखने को भाई आपके साथ जो भी हैं उनके साथ आपको सीखने का मौका। कक्षा में अनुशासन, ये अनुशासन पर्यावरण से नहीं होता है, अनुशासन तो एक नैतिक कर्तव्य है, नैतिक शिक्षा का पार्ट है। ठीक है, समावेशन को, हाँ समावेशन को भी बढ़ाएगा। सृजनात्मकता ये और ये, मतलब ए, बी और डी ऑप्शन इसका सही है। ए, बी और डी ऑप्शन इसका सही होगा, 4th ऑप्शन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला कक्षा 4 के विद्यार्थियों को थीम, अगर थीम ये आश्रय के लिए कौन सी युक्ति पूछताछ को प्रोत्साहित करती है? आपको फिर से कक्षा 4 का विद्यार्थी बन जाना है। आपको थीम दी गई आश्रय के लिए, तो आश्रय कहाँ पे होगा? कोई थीम है आश्रय। आश्रय का मतलब क्या होता है? जहाँ पे हम शरण लेते हो, घर वगैरह हो। ठीक है, अब बताइए, विद्यार्थियों को विभिन्न प्रकार के घरों के चित्र एकत्र करने के लिए कहना। जो भी विद्यार्थी हैं, ठीक है, विभिन्न प्रकार के आश्रयों के चित्र साझा करना,
विभिन्न मकान निर्माण स्थलों पर जाने के उपरांत विद्यार्थियों को अपने अनुभव को सुनाने के लिए कहना। तो ये क्या है, अगर कक्षा 4 का विद्यार्थी है वो जो भी निर्माण स्थल होंगे वहाँ पर जाएगा, उसके उपरांत विद्यार्थियों को जो भी आपने अनुभव कराया है उससे आप कहिए कि आप वहाँ पर गए थे, आपने क्या देखा, क्या समझा। तो ये क्या होगा कि उसके एक क्रिएटिविटी को दिखाने का काम करेगा। ठीक है, आगे बढ़ते, जिसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। 79 क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। प्राथमिक कक्षाओं का पर्यावरण अध्ययन वह विषय क्षेत्र है जिसमें एकीकरण है। मैंने अभी आपको बताया कि क्या होता है इसमें, इसके एकीकरण में साइंस भी होता है, सोशल साइंस भी होता है, भूगोल भी होता है, संस्कृति भी होती है। तो ये सारे संप्रदाय, इस तरीके के जो भी क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे उसमें आपको ध्यान रखना है इस सारे समावेश को आपको लेना है। जैसे इसमें है कि जो इसका ऑप्शन सही होगा वो हो जाएगा, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, इसके ये ऑप्शन सही हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। इसमें कह रहा है निम्न में से प्राथमिक स्तर के पर्यावरण अध्ययन का क्या उद्देश्य है। जो भी प्राथमिक स्तर का होगा उसका पर्यावरण का अध्ययन का उद्देश्य क्या है। तो प्राथमिक स्तर किसको बोलते हैं, 1 से 5 तक के बच्चों के लिए। तो लैंगिक भेदभाव से संबंधित मुद्दों पर सीखने वालों को संवेदनशील बनाने की बात ये करेगा। पर्यावरण किसका होता है, हमारे सामाजिक पहलुओं का भी होता है और भूगोल का। आगे का ऑप्शन देखते हैं, स्थलीय उपलब्ध सामग्रियों से सरल प्रारूपों का विकास करना, ये नहीं हो सकता। विद्यार्थियों को उच्च प्राथमिक विज्ञान संप्रदाय हो ही नहीं सकता। विद्यार्थियों को उनके आस पड़ोस के उपलब्ध व्यावसायिक विकल्प की बात भी नहीं करता है। ये सारी चीज़ें बहुत हायर की बात है। तो बच्चा क्या है, लैंगिक भेदभाव से संबंधित मुद्दों पर सीखने वालों को संवेदनशील बनाने का काम हो सकता है। ठीक है, इसका एक ऑप्शन सही हो जाएगा, ये लैंगिक भेदभाव वाला ऑप्शन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इक्यासी कहते हैं क्वेश्चन, शिक्षिका ने अपने विद्यार्थी को भोजन के रूप में ग्रहण किए जाने वाले पौधों के विभिन्न भागों जैसे जड़, तना एवं पुष्पों के नाम जानने के लिए अपने परिवार के सदस्यों से परामर्श करने के लिए कहा। कि आप विद्यार्थी आप जाएं अपने परिवार के सदस्यों से परामर्श करें किसके लिए, कि जो भी भोजन में हम ग्रहण करते हैं पौधे, उनके जड़, तना, पुष्पों के नाम जानने के लिए। ठीक है, ये किस प्रकार के शिक्षा क्रियाकलाप की अभिकल्पना की गई है, अनुभवात्मक सीखने को प्रोत्साहित करने के लिए। तो कौन सी अनुभवात्मक सीखने को प्रोत्साहित करने के लिए, मतलब हमको अनुभव के आधार पर सीखने को प्रोत्साहित कर रही हैं। बिल्कुल सही है। अगर हम वहाँ पे जाके अपने घर पे, जैसे बच्चा होता है कोई, जैसे आपने मतलब गाजर है तो गाजर वो पूछता है कि ये क्या है, ये क्या है, जो सब कहते हैं गाजर है, ये जड़ है, ये इसकी पत्ती है। तो इस तरीके के जो क्वेश्चंस वो पूछता है, हम किस पे बताते हैं, हम अपने अनुभव पे बताते हैं कि ये गाजर के जड़ है, ये पत्ती है। तो अनुभव सीखने को प्रोत्साहित करने के लिए इस तरीके की चीज़ें कही गई। अगला ऑप्शन अगर हम इसमें देखेंगे कौन से सही हैं उसमें, तो भोजन से संबंधित सब प्रत्ययों के सीखने को प्रोत्साहित करने के लिए हो ही नहीं सकता। पाठ को अधिक आनंदमयी, ये तो हो ही नहीं सकता। विद्यार्थियों को भोजन के विषय में खुल मन से खोज करने के लिए खोज वाली कोई प्रवृत्ति होती ही नहीं। जिसका जो सही आंसर होगा वो होगा अनुभव के आधार पर सीखने के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दृष्टिबाधित विद्यार्थियों को पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने के लिए निम्न कौन सी युक्ति सर्वाधिक उपयुक्त है। ये क्वेश्चंस, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं। आप इस पोर्शन को ध्यान से पढ़िएगा कि जो दृष्टिबाधित विद्यार्थी होते हैं उनके लिए आप क्या कर सकते हैं। सीधी सी बात है, कक्षा में मिश्रित सहपाठी समूह बनाएं, सभी को एक साथ बनाएं। भाई मिश्रित सहपाठी समूह बनाएंगे तभी अब क्या होगा, समावेशी शिक्षा। समावेशी शिक्षा क्या कहता है, सभी को एक समान, एक साथ, एक ही तरीके की शिक्षा की बात करता है समावेशी शिक्षा। हमको समावेशी शिक्षा को फॉलो करना है पूरे ईवीएस सेक्शन में। चाहे आप चाइल्ड डेवलपमेंट पढ़ेंगे, चाहे मैथ पढ़ेंगे, हिंदी पढ़ेंगे, संस्कृत पढ़ेंगे, इंग्लिश पढ़ेंगे, ईवीएस पढ़ेंगे, सब में आपको समावेशी शिक्षा को फॉलो करना है। ठीक है, तो ये ऑप्शन सही हो सकता है। आगे पढ़ लेते हैं। किसी कार्य को पूरा करने के लिए समय दें। ठीक है, किसी भी कार्य को भागों में बांटें और प्रत्येक भाग को अलग पढ़ाएं। स्पर्शी शिक्षण अधिगम सामग्री का अधिक उपयोग करें। ये इसका सबसे ज़्यादा सटीक आंसर होगा। आंसर तो पहला भी हो सकता है,
भाई सहपाठी समूह बनाएंगे, लेकिन जो सबसे सटीक आंसर होगा इसमें आपको यही चुनना है कि सबसे सटीक आंसर कौन सा होगा। ये होगा स्पर्शी शिक्षण को अधिगम की सामग्री के रूप में अधिक प्रयोग करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पर्यावरण अध्ययन का शिक्षण करते हुए पाठ का वह उपयुक्त स्तर जिस पर विद्यार्थियों का आकलन किया जाना चाहिए वह क्या है। भाई पर्यावरण अध्ययन का शिक्षण करते हुए पाठ का उपयुक्त स्तर जिस पर विद्यार्थियों का आकलन किया जाना चाहिए वो क्या होगा। पाठ के अंत अगर पर्यावरण अध्ययन पढ़ाया जा रहा है, मतलब फीडबैक लिया जा रहा है, तो विद्यार्थियों से फीडबैक कब कब लिया जाता है, इसका कहने का यह मतलब है। आकलन करने का मतलब फीडबैक लेने का। तो पाठ के अंत में आप फीडबैक लेते हैं, पाठ के प्रारंभ में आप फीडबैक ले नहीं सकते हैं, अंत में भी नहीं लेंगे। जब विद्यार्थी आकलन के लिए प्रस्तुत हों यह भी कोई बात नहीं। तो शिक्षण अधिगम के दौरान जब आप शिक्षण कार्य कर रहे हों, जब भी आप शिक्षण कार्य कर रहे हों उस समय क्या होगा कि जैसे आप पढ़ा रहे हैं, मैप ही पढ़ा रहे हैं, आपने भारत का मैप खोला, तो आप उसी समय पूछेंगे बच्चों से कि ये राजस्थान कहाँ है, मध्य प्रदेश कहाँ है, उत्तर प्रदेश कहाँ है। मतलब शिक्षण अधिगम के दौरान ही आप उनसे फीडबैक लेते रहेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 84 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, आपको अपने विद्यार्थियों के पर्यावरण अध्ययन परियोजना का आकलन करना है। भाई जो आपके विद्यार्थी हैं, आप एज ए शिक्षक आपको सोचना है कि आपका कोई विद्यार्थी है, वो पर्यावरण अध्ययन परियोजना आपको उसका आकलन करना है। अब आपको उसको शीघ्र पुनर्निवेशन देना है, शीघ्र ही आपको बताना है कि इसका आकलन करके कि या क्या करेगा, इसका फीडबैक क्या होगा। आप उसको देखेंगे, ऑब्जर्वेशन करेंगे। अवलोकन का मतलब क्या होता है, ऑब्जर्वेशन करेंगे। क्रम निर्धारण मापनी, क्रम निर्धारण मतलब मापनी का सीधा सा मतलब होता है रैंकिंग प्रदान करना। ABC जांच सूची, आप उसको जांच सूची में लाएंगे, मतलब उसकी आप ठीक बहुत तरीके से ध्यान देंगे कि हाँ ये इसका अच्छा है, ये इसने मैप अच्छा बनाया है, या कोई क्रिएटिविटी का वर्क कर रहा है, कोई पेड़ वगैरह बना रहा है, इस तरीके की चीज़ें। और सहपाठी आकलन, सहपाठी आकलन तो आपको करना नहीं है। तो जो अगर आप एज ए टीचर काम करते हैं, एज ए शिक्षक काम कर रहे हैं, तो आपका काम होगा उसकी जांच सूची करने का। ठीक है, 85 नंबर क्वेश्चन, पर्यावरण अध्ययन में सीखने का आकलन करने का उद्देश्य है कि सीखने का आकलन करना है, इसका उद्देश्य क्या है। इसका उद्देश्य बेसिक होता क्या है कि अगर आप शिक्षक हैं और सीखने का आकलन का करना है, तो इसका जो बेसिक उद्देश्य होता है ये होता है कि शिक्षक विद्यार्थियों के उपलब्धियों के विषय में जानकारी एकत्र करना। मतलब शिक्षक जो है विद्यार्थी क्या उपलब्धियों को कर सकता है उसके विषय में वो जानकारी लेना चाहता है, इसीलिए वो सीखने के आकलन का इसका जो मेन उद्देश्य होता है। यह मूल्यांकन की अपेक्षा शिक्षण का एक मार्ग है, ये गलत है। यह विद्यार्थियों द्वारा नवीन ज्ञान में दक्षता ये भी नहीं होता है। यह विद्यार्थियों के सीखने के बारे में सूचना देता है और इसके अगले चरण के लिए उन्हें सहारा दिया जाता है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा कि शिक्षण विद्यार्थियों की उपलब्धियों के विषय में जानकारी एकत्र करने की बात कर रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, नई शिक्षा नीति 2020। आपको नई शिक्षा नीति पढ़ के जाना है, यहाँ से हर पेपर में क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार प्राथमिक कक्षाओं में कक्षा 1 से 5 के लिए निम्न में से क्या स्तर होगा। तो क्या स्तर होगा कक्षा 1 से 5 तक के लिए। तो नई शिक्षा नीति में क्या है कि दो प्रकार की शिक्षाएं की बात की गई है, 1 से 3 मतलब 3 और 3 से 5 तक की, मतलब आरंभिक स्तर और बुनियादी स्तर की शिक्षा की बात की गई है। तो ए और सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है, कौन सा ऑप्शन सही होगा, ए और सी ऑप्शन। आगे, प्राथमिक स्तर पर निम्न में से क्या प्रक्रिया कौशल नहीं है। प्राथमिक स्तर पर कौन सा एक प्रक्रिया कौशल नहीं है, मानचित्रण करना, क्रियाशील परिवर्तनों को परिभाषित करना, परिकल्पना की जांच करना, या तथ्यों का अनुस्मरण करना। तो अगर प्राथमिक स्तर पर बच्चा है तो मानचित्रण भी करेगा, क्रियाशील परिवर्तनों को परिभाषित करेगा, परिकल्पना की जांच नहीं करेगा, ये नहीं होगी, प्राथमिक स्तर पर का नहीं होता है। ठीक है, तथ्यों का अनुसंधान करें, ठीक है नहीं, ये ऑप्शन इसका गलत हो गया। तो इसका जो ऑप्शन गलत हुआ वो कौन सा हुआ, ये नहीं करेगा बच्चा। ठीक है, अगला क्वेश्चन,
थीम परिवार तथा मित्र में निम्न में से कौन सा उपथीम है। जैसे परिवार होता है और मित्र होता है, परिवार और मित्र। अब आपको इसमें यही सोचना है कि एक थीम दिया गया परिवार और मित्र, और इसका एक आप उप थीम क्या कर सकते हैं। भाई परिवार है तो आप रहेंगे, कार्य करेंगे, और मित्र हैं तो मित्र के साथ केवल बच्चा क्या करता है, मित्र को के साथ खेलता कूदता है, बैठता है, बातें करता है। तो कार्य और खेल क्या होंगे, कार्य और खेल इसके थीम होंगे, उप थीम होंगे। ठीक है, आपको ऐसे ही सोचना है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक अपसारी प्रश्न है। कैसा प्रश्न है, अपसारी प्रश्न है, जो पर्यावरण अध्ययन की शिक्षिका यानी अपनी छात्राओं की सृजनात्मक क्षमता को प्रोत्साहित करने के लिए पूछेगी। तो कौन सा क्वेश्चन होगा जिसको पर्यावरण शिक्षिका पूछेगी। मृदा में प्याजों के बीजों को बोने से लेकर फसल काटने तक के चरण कौन से हैं, ये नहीं पूछेगी। ये कोई अपसारी नहीं होता। अपसारी मतलब क्रिएटिविटी होनी चाहिए। दिल्ली जैसे शहरों में वायु प्रदूषण को कम करने के लिए अब क्या कदम उठाएं, ये क्या होगा, आपको क्रिएटिव बनाता है कि आप सोचते हैं उसके बारे में। जब भी अपसारी प्रश्नों की बात होती है तो अपसारी प्रश्न ऐसे ही क्वेश्चन होते हैं जो आपके व्यवहार से जुड़े हुए होते हैं। आप रोजमर्रा की जिंदगी में उसको देखते हैं और आप उसमें कुछ ना कुछ आपका जो सुझाव होता है तो सुझाव की बात करता है। तो सुझाव की बात में क्या करेगा कि दिल्ली जैसे शहरों में वायु प्रदूषण को कम करने के लिए आप क्या कदम उठाएंगे, ये सुझाव की बात हुआ। या अब हो रहे लगातार मृदा प्रदूषण के लिए आप क्या कदम उठाएंगे, या ड्रेनेज सिस्टम को आप किस तरीके से जल संरक्षण कर सकते हैं। तो इस तरीके के जो भी क्वेश्चंस होते हैं वो अपसारी क्वेश्चंस होते हैं। ज़्यादातर पहले क्या होता है कि हमारी जो छोटे क्लासेस होते हैं उसमें आप देखेंगे लेख लिखने के लिए देते हैं कि पर्यावरण के बारे में आप बताइए, आप इसके बारे में क्या समझते हैं। जैसे कोई भी त्यौहार आ जाता था तो लोग सोचते थे दिवाली के लाभ और हानि बताइए। तो इस तरीके के जो भी क्वेश्चंस होते हैं वो इसमें आते हैं। ठीक है, आपको यहाँ से ध्यान देना होगा। आज का लास्ट क्वेश्चन ये क्या है, विद्यार्थियों द्वारा पर्यावरण अध्ययन के सीखने का गत्यात्मक, समग्र तथा अनुभवात्मक प्रकृति का उत्तम आकलन किया जा सकता है। किसके द्वारा किया जा सकता है, कैसका, गत्यात्मक, समग्र और अनुभवात्मक, ये पूछ रहा है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा क्या होगा, क्रम निर्धारण मापनी द्वारा। नहीं, क्रम निर्धारण मापनी द्वारा तो कुछ नहीं किया जा सकता है। ठीक है, पेन पेपर परीक्षा द्वारा नहीं, पेन पेपर परीक्षा द्वारा भी नहीं। विश्वसनीय आकलन युक्तियों द्वारा, हाँ विश्वसनीय आकलन युक्तियों द्वारा इसका हम आकलन कर सकते हैं। मौखिक परीक्षा नहीं। ठीक है, तो गत्यात्मक अगर सीखना, समग्र अनुभव, विश्वसनीय आकलन मापन द्वारा। ठीक है, तो आज का ये कंप्लीट सेक्शन हुआ। तो हमने ईवीएस के लगभग 30 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं और उन सभी क्वेश्चन को हमने कंप्लीट कर लिया। आपको इन सारे फैक्टों को अच्छे से ध्यान देना है और यहीं से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे। अगले सेक्शन में हम ऐसे ईवीएस के पार्ट करते जाएंगे। पहले जितने भी होंगे सारे ईवीएस के पार्ट करेंगे, उसके बाद चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोग्राम का पार्ट करेंगे। मतलब जितने भी पेपर हैं पीवाईक्यू हम पूरा करते जाएंगे और आपको इसी तरीके से फैक्ट के साथ आपको बढ़ाया जाएगा, आपको बताया जाएगा। आप पूरी फ्री क्लासेस में पूरे तरीके से आप बने रहेंगे, वीडियो के साथ बने रहेंगे, तो आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आने वाली वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। धन्यवाद।